तो आज हम जो है वो सीआरई की वैकेंसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। और इसे स्टार्ट करने से पहले जो है वो कुछ कॉमन डाउट है जो कि लोग पूछते रहते हैं। तो सबसे पहला लोग पूछते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट की डेट का क्या सीन है, क्योंकि इसमें डेट का ही मेन लफड़ा होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल से लेकर और जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे 20 का होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म की लास्ट डेट के 20 का होना चाहिए। 1 अप्रैल से लेकर और अगली 1 अप्रैल, इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और आपको बताया कि जो सेंटर का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 1 साल ही होती है, इसलिए आपको 1 अप्रैल जैसे ही आता है आपको बनवा लेना चाहिए। तो ये मेन बात है। अभी शायद 5 या 6 दिन और चलेंगे सीआरई के फॉर्म, तो अगर आप आज बनवाते हो तो भी 2-3 दिन में वो बन जाएगा। दूसरा डाउट ये है कि एनओसी कब की होनी चाहिए। तो देखो, एनओसी आप कभी भी बनवा सकते हो, जब लास्ट ज्वाइनिंग आपकी हो, जब डीवी आपका हो, तब भी आप एनओसी बनवा सकते हो। ठीक है, ये एनओसी का हो गया। तीसरा जो मेन डाउट है वो ये है कि सेट कौन सा चूज करना है। जो फ्रेशर्स हैं मेन उनकी प्रॉब्लम है कि उनको सेट कौन सा चूज करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि उनको एक सेट तो चूज करना है जेएमएलटी के लिए। ठीक है, जेएमएलटी के लिए इसके लिए कौन सा सेट होगा, तो इसके लिए एक तो ट्वेल्थ प्लस बीएमएलटी, ये वाला सेट होगा। इससे आप जेएमएलटी में एलिजिबल हो जाओगे। और दूसरा सेट आपको चूज करना है कौन सा, जिससे कि आप लैब अटेंडेंट में एलिजिबल हो जाओ। ठीक है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार जितने भी एम्स हैं उन सभी ने लैब अटेंडेंट के अंदर बीएससी वालों को लिया है। ठीक है, इसलिए आपको वो सेट भी चूज करना है जिसमें आप लैब अटेंडेंट के लिए एलिजिबल हो जाओ। और लैब अटेंडेंट के लिए जो है वो सेट है अपना डीएमएलटी प्लस 1 ईयर, ये वाला है। या सीधा डीएमएलटी वाला भी आपको मिल सकता है। तो इससे आपका क्या होगा कि जेएमएलटी के लिए तो आप हो ही जाओगे, साथ में लैब अटेंडेंट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये है। बाकी अगर वैसे देखें तो एम्स ऋषिकेश को छोड़कर जितने भी एम्स हैं सारे के सारे बीएमएलटी वालों को लेते हैं लैब अटेंडेंट के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ 3 मेन डाउट थे। अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन एनी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड, कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। और ये सारे के सारे जो मेथड है वो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहला है सालीज मेथड। तो सालीज मेथड में क्या होगा, हम सालीज मेथड में हम इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं कौन सा, सालीज हीमोग्लोबिनोमीटर। सालीज हीमोग्लोबिनोमीटर जो है वो इसके अंदर हम यूज में लेते हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है टेलकिस्ट मेथड। देखो इस मेथड में क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो WHO है उसने एक चार्ट दे रखा है। ठीक है, इसको कलर चार्ट बोलते हैं। इसमें जो है वो रेड कलर के अलग अलग शेड के अकॉर्डिंग जो है वो हीमोग्लोबिन की वैल्यू दे रखी होती है। तो हम क्या करते हैं कि फिल्टर पेपर के ऊपर एक ब्लड की ड्रॉप रखते हैं और जैसा कलर होता है वो कलर इस चार्ट से मैच करते हैं और बताते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है। तो इस मेथड के अंदर जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। नीचे वाले जो 2 मेथड है वूज मेथड और ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड, ये दोनों भी जो है हीमोग्लोबिन के लिए हैं। लेकिन इसके अंदर जो है वो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमें या तो चाहिए कलरीमीटर, ठीक है, या चाहिए अपने पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इन दोनों के अंदर इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए और एक पहले वाले में चाहिए। तो आंसर कौन सा आ गया, सेकंड आंसर आ गया। नीचे वाले जो दोनों मेथड है वूज और ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड, ये दोनों अभी इतने यूज में नहीं आते हैं लैब के अंदर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि अपार्ट फ्रॉम ट्रक्स फ्लूइड विच अदर फ्लूइड कैन बी यूज्ड फॉर WBC काउंट। अगर जब हम WBC काउंट करते हैं तो मेनली जो फ्लूइड काम में लेते हैं, जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड काम में लेते हैं वो है ट्रक्स फ्लूइड। लेकिन इसके अलावा और कौन से फ्लूइड हैं जो कि काम में ले सकते हैं। तो वैसे नॉर्मली अगर बात करें तो जितनी भी सेल्स होती है, ब्लड सेल्स होती है, उनके काउंट के लिए हम जो है वो अलग अलग फ्लूइड काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर RBC की अगर बात करें, ठीक है, RBC की अगर बात करें तो इसके लिए हम दो फ्लूइड काम में लेते हैं। सबसे पहला है हेम्स फ्लूइड, ठीक है, और दूसरा है कौन सा, डेसी फ्लूइड। हेम्स एंड डेसी फ्लूइड, ये 2 फ्लूइड मेनली काम में लेते हैं। WBC की अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे फेमस तो कौन सा है, ट्रक फ्लूइड, ठीक है, ट्रक्स फ्लूइड। और दूसरा वाला जो फ्लूइड है वो है कौन सा, टोइसन फ्लूइड। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टोइसन फ्लूइड। और अगर हम प्लेटलेट की बात करें
प्लेटलेट की अगर बात करें तो प्लेटलेट के अंदर हम काम में लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो यूज़ में लेते हैं वो है कौन सा, 1% अमोनियम, 1% अमोनियम ऑक्जेलेट, ठीक है। और साथ में हम एक और एक्स्ट्रा फ्लूइड है जिसको बोलते हैं रीस इकर फ्लूइड, ये भी कई बार जो है हम काम में ले सकते हैं। तो ये मेनली फ्लूइड काम में लेते हैं अलग अलग सेल्स के काउंट के लिए, ठीक है। और एक कई बार और पूछते हैं कौन सा, कि जो एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट है, जो इओसिनोफिल है उनको अगर अलग से हम काउंट करें तो उसके लिए कौन सा फ्लूइड काम में लेते हैं, तो उसके लिए लेते हैं हम डंगर फ्लूइड, ठीक है। तो ये सारे फ्लूइड की कहानी है। अब अगर क्वेश्चन को पढ़ें कि कौन सा जो है वो ट्रक्स के अलावा डब्ल्यूबीसी के लिए काम में लेते हैं, तो वो कौन सा होगा, टॉयसन फ्लूइड। हेम फ्लूइड हम किसके लिए काम में लेते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आरबीसी के लिए। और वो फॉर्मल सिट्रेट है वो भी हम किसके लिए काम में लेते हैं, फॉर्मल सिट्रेट भी हम प्लेटलेट के लिए काम में लेते हैं, फॉर्मल सिट्रेट, ठीक है। और रिंगर फ्लूइड जो है वो किसी टाइप का ये डायल्यूटिक फ्लूइड नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट टॉयसन फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, कि कौन सा ऐसा केस है जो आयरन डेफिशिएंसी के केस में नहीं मिलता है। तो देखो जब आयरन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है डिक्रीज्ड सीरम फेरिटिन। तो फेरिटिन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड आयरन है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो फेरिटिन के जो फॉर्म में स्टोर होता है। तो जब आयरन ही कम हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी के अंदर, तो फेरिटिन भी कम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। नेक्स्ट है डिक्रीज सीरम आयरन, जब आयरन कम होगा तो सीरम में भी आयरन डिक्रीज हो जाएगा, तो ये भी सही हो गया। नेक्स्ट है डिक्रीज रेड सेल प्रोटोफोरफायरिन, इसको एक बार छोड़ते हैं। अगला है डिक्रीज्ड आयरन स्टोर इन बोन मेरो। तो देखो जब ओवरऑल आयरन कम होगा तो बोन मेरो के अंदर भी आयरन ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो थर्ड ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा वो देखो, इसने बोला है कि डिक्रीज्ड रेड सेल प्रोटोपोरफायरिन, यानी कि जो प्रोटोपोरफायरिन है वो कम हो जाता है। देखो जब जो प्रोटोपोरफायरिन है, ठीक है, उससे आगे जाकर क्या बनता है, उससे आगे जाकर जो है वो हिम बनता है, ठीक है। जब प्रोटोपोरफायरिन में आयरन जुड़ता है तो आगे जाके क्या बनेगा, हिम बनेगा। तो जब आयरन हमारे पास नहीं है तो फिर क्या होगा, हिम भी नहीं बनेगा। और जब आयरन नहीं है तो ये रिएक्शन आगे नहीं चलेगी, तो प्रोटोफायरिन जो है वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्रोटोपोरफायरिन जो है वो बढ़ता है एक तरीके से। तो यहाँ लिखा हुआ है कि डिक्रीज, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, और इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन। तो देखो तीन चीज़ें होती है, एक तो होता है अपना कौन सा आयरन, ठीक है, एक होता है कौन सा फोलिक एसिड, और एक होता है विटामिन B12। अब ये तीनों कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पर, ये होता है ड्यूडेनम में, और कुछ होता है कौन सा अपर जेजुनम, ठीक है। फोलिक एसिड एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, जेजुनम में, और जो विटामिन B12 है वो एब्जॉर्ब होता है किसमें, इलियम के अंदर। तो ये तीनों को तीनों आपको याद रखने हैं कि कौन सा कहाँ एब्जॉर्ब होता है। अब जब आयरन की बात आ रही है तो आयरन होगा किसमें, ड्यूडेनम में और अपर जेजुनम में। तो यहाँ ड्यूडेनम ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें जो है वो अपर जेजुनम, यानी कि जेजुनम वाला ऑप्शन यहाँ पे टिक कर देंगे। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत बार आ भी चुका है आयरन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच आइसोटोप इज यूज्ड टू मेजर प्लेटलेट सर्वाइवल टाइम। प्लेटलेट सर्वाइवल टाइम का मतलब है कि जो प्लेटलेट है उसका लाइफ स्पेन कितना है, इसको मेजर करने के लिए कौन सा आइसोटोप यूज़ करते हैं। तो देखो जो क्रोमियम 51 है और एक जो फॉस्फोरस 32 है, ये दोनों जो है, ये दोनों के दोनों आइसोटोप जो है वो रेडियो आइसोटोप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो DFP है इसकी फुल फॉर्म होती है कौन सा, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, ठीक है, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म में जो है वो होती है। तो ये जो दोनों की दोनों आइसोटोप है इनको हम यूज़ करते हैं किसमें, प्लेटलेट के लाइफ स्पेन को मेजर करने के लिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ब्लैक वाटर फीवर यूरिन इज कोला कलर्ड बिकॉज ऑफ। देखो ब्लैक वाटर फीवर जो है वो कौन कोज करता है, पहले सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ब्लैक वाटर फीवर कोज करता है कौन, मलेरिया। जो मलेरिया है वो कोज करता है क्या, ब्लैक वाटर फीवर। अब मलेरिया में भी कौन सी स्पीसीज, तो वो है कौन सी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो है
वो क्या कोज करती है, वो ब्लैक वाटर फीवर डिजीज़ कोज करती है। अब इस केस में क्या होगा कि हमारी जो आरबीसी है वो बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। आरबीसी जब ब्रेक डाउन होगी तो इसका जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ जाएगा, हीमोग्लोबिन जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण यूरिन जो है वो किस कलर का होगा, कोला कलर का यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो इस ऑप्शन पढ़ते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड इन यूरिन, हीमोग्लोबिन इन एल्कलाइन यूरिन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। बाकी अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें होमोजेंटेसिक एसिड, तो ये तो आपको पता है कि यूरिन के अंदर होमोजेंटेसिक एसिड जो है वो किस डिजीज़ के केस में मिलता है, तो वो मिलता है अपना किसमें, एल्केप्टोन्यूरिया। तो जो एल्केप्टोन्यूरिया है उस केस के अंदर यूरिन में क्या मिलेगा, होमोजेंटेसिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। तो देखो ये तो है ब्लैक वाटर फीवर, और एक होता है सिंपल ब्लैक फीवर, है ना, ब्लैक फीवर। अब ब्लैक फीवर कौन कोज करवाता है, तो ब्लैक फीवर बोलते हैं प्लेग को, है ना, प्लेग को क्या बोलते हैं, ब्लैक फीवर बोलते हैं। और ये कौन कोज करवाता है, तो वो करवाता है कौन सा, यार्सीनिया पेस्टिस। तो ये आपको याद रखना है, ये अलग से हैं, ये दोनों एक साथ पूछ लेते हैं कई बार, तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फिक्सेटिव इज यूज्ड फॉर द सेक्शन कट बाय क्रायोस्टेट। देखो क्रायोस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम क्या कट करते हैं, इससे हम फ्रोजन सेक्शन, जो फ्रोजन सेक्शन है उसको कट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम क्रायोस्टेट का यूज़ करते हैं। अब देखो हम फ्रोजन सेक्शन किसके लिए करते हैं, तो जो इमरजेंसी वाली जो बायोप्सीज होती है उसके लिए हम जो है वो फ्रोजन सेक्शन बनाते हैं, और उसको कट किससे करते हैं, तो क्रायोस्टेट से करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि इस क्रायोस्टेट के अंदर फिक्सेटिव कौन सा काम में लेते हैं, तो इसके लिए हम लेते हैं कौन सा, कोल्ड एसीटोन। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कोल्ड एसीटोन। अब नीचे जो बफल्ड फॉर्मल सेलाइन है और जो फॉर्मेलिन है, ये दोनों के दोनों तो हम जो है वो पैराफिन वाले जो ब्लॉक है उसमें काम में लेते हैं, और एब्सोल्यूट एथाइल एल्कोहल जो है ये कोई फिक्सेटिव नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, कोल्ड एसीटोन। ये याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच फिक्सेटिव इज ए ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव फॉर स्मीयर्स। स्मीयर के लिए ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव कौन सा, ये पूछा है इसने, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो कार्बोवेक्स, तो वैक्स है, तो ये कोई फिक्सेटिव तो है नहीं, ठीक है। और जो मर्क्यूरी क्लोराइड है वो एक हाई क्वालिटी फिक्सेटिव है, जिसको टिश्यू के ऊपर यूज़ में लेते हैं, स्मीयर के ऊपर यूज़ में नहीं लेते हैं। इसीलिए आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। 10% फॉर्मल सेलाइन जो है वो स्मीयर के लिए ट्रांसपोर्ट फिक्सेटिव है, ये आपको याद रखना है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स का हमें लेते हैं एम्बेडिंग मीडिया के रूप में, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो उसका होता है 54 to 60 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इन विच स्टेनिंग द एक्शन ऑफ द डाई इज इंटेंसिफाइड बाय यूजिंग मोल्डेंट। इसने बोला है कि ऐसी कौन सी स्टेनिंग है जिसमें हम मोल्डेंट का यूज़ करके जो डाई है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखो मोल्डेंट बेसिकली क्या काम करता है, जो डाई है वो नॉर्मल टिश्यू के साथ बहुत ही लूजली बाइंड होती है, लेकिन जब मोल्डेंट का यूज़ करते हैं तो वो डाई इसके साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड हो जाती है। मोल्डेंट जो है वो इसको बाइंड होने के लिए प्रमोट करता है ना, इसी के लिए हम जो है वो मोल्डेंट को यूज़ करते हैं। तो देखो सबसे पहले है सिंपल स्टेन। तो सिंपल स्टेन में क्या करेंगे, हम सिंगल एक स्टेनिंग यूज़ करेंगे, तो इसमें मोल्डेंट यूज़ वैसे नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन तो वैसे कट गया, ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्टेनिंग। अब इनडायरेक्ट स्टेनिंग में हम क्या करेंगे, जो डाई है उसको डायरेक्ट बाइंड नहीं करवाएंगे टिश्यू के साथ या सेल के साथ है, बीच में क्या होगा, बीच में अपना मोल्डेंट होगा और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, टिश्यू आएगा। तो जो मोल्डेंट है वो डाई और टिश्यू के बीच में एक तरीके से मीडिएटर है, उनका जो बॉन्ड है उनको स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रहा है, इसीलिए ये क्या करेगा कि डाई की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव स्टेनिंग। अब जो प्रोग्रेसिव स्टेनिंग है वो क्या होती है, इस जैसे इसके नाम में है प्रोग्रेसिव, हम क्या करेंगे कि टिश्यू को धीरे धीरे स्टेन करना स्टार्ट करेंगे, और जितनी स्टेनिंग हमें चाहिए जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्टेनिंग। तो इसमें देखो, इसमें कोई भी मोल्डेंट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अपने को जितनी स्टेनिंग चाहिए वहाँ तक पहुँचने के बाद स्टॉप कर देंगे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है वाइटल स्टेनिंग। वाइटल स्टेनिंग का यूज़ करते हैं हम जो है वो लिविंग सेल, तो लिविंग सेल्स होती है उनको स्टेन करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, वाइटल स्टेन का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट स्टेनिंग। अब जो इनडायरेक्ट स्टेनिंग है, ठीक है, उसका एग्जांपल कौन सा है, जैसे कि ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग है वो एक टाइप की इनडायरेक्ट स्टेनिंग है।
अब इसके अंदर मोर्डेंट कौन सा यूज़ करेंगे, तो आयोडीन को, जो ग्राम आयोडीन है उसका यूज हम एज ए मोर्डेंट इसमें हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच साल्ट इज कॉमनली यूज्ड एज फंजीसाइड। अब ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार, ठीक है। कौन सा ऐसा साल्ट है जिसको हम फंगीसाइड के रूप में काम में लेते हैं या फंगस को मारने के लिए काम में लेते हैं, तो वो होगा कौन सा, कॉपर साल्ट। ये आपको याद रखना है डायरेक्टली। नेक्स्ट है इन विच कल्चर मीडिया कैंडिडा एल्बिकेंस इज यूज्ड एज पॉजिटिव कंट्रोल। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि जो कैंडिडा एल्बिकेंस है वो खुद एक फंजाई है, ठीक है। और फंजाई के लिए हम कौन सा कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं SDA मीडिया या SDA एगार यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड SDA एगार इसमें आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना कि लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कैन बी प्रिवेंटेड बाई। जब हम लैब के अंदर किसी भी कंटामिनेटेड सैंपल को टच करते हैं या उसको हैंडलिंग करते हैं, तो उस हैंडलिंग के दौरान जो है वो जो भी इन्फेक्शन होगा उसको बोलते हैं लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके लिए पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि डिस्पोजिंग सेफली ऑफ स्पेसिमेंस एंड नॉन कंटामिनेटेड मटेरियल्स। अब नॉन कंटामिनेटेड जो मटेरियल है उसको हम कितना भी सेफली कर लें, उससे वैसे भी जो अब इन्फेक्शन नहीं होने वाला, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है सेफ हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेंस एंड इन्फेक्शन मटेरियल। ये बिल्कुल सही है, जो इन्फेक्शियस मटेरियल है उसको हम अगर सेफ हैंडलिंग करेंगे तो हम किसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। अगला है प्रैक्टिसिंग माउथ पिपेटिंग। माउथ पिपेटिंग जो है वो फिलहाल बिल्कुल एकदम जो है वो बंद है, कोई भी माउथ पिपेटिंग जो है वो नहीं करता है। WHO ने बिल्कुल इसको बैन कर दिया है। अगर हम माउथ पिपेटिंग करेंगे तो obvious सी बात है कि हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अगला है बीइंग इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट लो इन्फेक्शियस पैथोजन। तो ये बोल रहा है कि जो लो इन्फेक्शियस पैथोजन है उसके अगेंस्ट अगर हम इम्यूनाइज्ड है, यानी कि वैक्सीन उसके अगेंस्ट अगर हमारे पास है, हमें लगी हुई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि जो हाई इन्फेक्शियस पैथोजन्स है उनसे तो फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये भी कोई तरीका नहीं है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कॉमनली यूज्ड फॉर्मेल्डिहाइड फिक्सेटिव इन लेबोरेटरी। ये पूछ रहा है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है, जो 10% फॉर्मेल्डिहाइड हम यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले जो है वो कौन सा है, क्विक फिक्सेशन। तो देखो जो फॉर्मेल्डिहाइड का केस है उसमें फिक्स होने के लिए टाइम लगता है, तो क्विक तो बिल्कुल नहीं है, तो ये आंसर भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन है गुड फॉर स्टेनिंग ऑफ फैट एंड एंजाइम्स। तो ये तो बिल्कुल गलत है। जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है उसका मेन डिसएडवांटेज यही है कि वो फैट, एंजाइम और जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है इन तीनों को फिक्स नहीं करता है, ठीक है। इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। ऑप्शन कौन सा बच गया, थर्ड वाला, वेल प्रिजर्व्ड सेल मॉर्फोलॉजी। जो सेल्स की मॉर्फोलॉजी है उसको बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करता है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो गया। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो फैट को, एंजाइम्स को और जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है उनको जो है वो फिक्स नहीं करता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई द कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन फॉर पैरासाइट एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स। तो आपको पता होगा कि जो एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है वो इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे सिकम क्या है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, CNS में नहीं होगा। और GI ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, GI ट्रैक्ट बोलते हैं माउथ से लेकर और जो एनस तक का जो पूरा हमारा गट है, ठीक है, उसको बोलते हैं GI ट्रैक्ट। तो इसके अंदर तो सारे आ जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। और आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, स्मॉल बोल या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसको आप याद रख लेना। तो इस तरीके से जो जितने भी हमारे पास पैरासाइट हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो वो कौन सी डिजीज़ कोज करता है, ठीक है। दूसरा ये है कि उसकी जो इन्फेक्शियस फॉर्म है, उसकी जो इन्फेक्शियस फॉर्म है वो क्या है, ठीक है, यानी कि उसकी कौन सी फॉर्म से इन्फेक्शन कोज होता है वो आपको याद रखना है। और तीसरा आपको याद रखना है कि वो मेनली कौन सी सेल्स या फिर कौन से ऑर्गन को जो है वो इफेक्ट करता है। ये 3 चीज़ें याद रखनी है, ये 3 चीज़ें ही जो है वो एग्जाम में पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द टाइप ऑफ कंपाउंड फिक्सेशन, ठीक है। तो जो फिक्सेटिव होते हैं ना, फिक्सेटिव वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं कौन से, सिंपल फिक्सेटिव, और एक होते हैं कौन से, कंपाउंड फिक्सेटिव, ठीक है। 2 टाइप के फिक्सेटिव होते हैं। सिंपल का मतलब है कि हमें जो भी हम फिक्सेटिव यूज़ करेंगे उसमें केवल एक ही केमिकल होगा, ठीक है। जैसे कि हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं,
तो इसके अंदर हम एक ही केमिकल लेते हैं, इसमें ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और इसके अंदर कौन सा फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन कंपाउंड का मतलब होता है कि इसके अंदर हम एक से ज़्यादा फिक्सेटिव काम मिलेंगे एक साथ, ठीक है, उसको बोलते हैं कौन सा, कंपाउंड फिक्सेटिव। तो देखो इसमें ऑप्शन पढ़ो, पहला है बोइन फ्लूइड, दूसरा है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो इसमें एक ही है ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। नेक्स्ट है पिक्रिक एसिड, तो इसमें भी एक ही है पिक्रिक एसिड, और फोर्थ में है फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसमें भी एक ही है। तो ये तीनों कौन से हैं, ये सिंपल फिक्सेटिव है, ठीक है, ये सिंपल फिक्सेटिव है। लेकिन जो पहला फिक्सेटिव है बोइन फिक्सेटिव, ठीक है, बोइन फ्लूइड है, उसके अंदर 3 केमिकल मिलेंगे। सबसे पहले पिक्रिक फ्लूइड, एक मिलेगा इसके अंदर कौन सा, एसिटिक एसिड, और एक मिलेगा इसमें कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको कंपाउंड फिक्सेटिव बोलते हैं। और ये अपने आप में क्वेश्चन भी है कि बोइन फ्लूइड के अंदर कौन कौन से केमिकल होंगे, तो वो आप इसमें याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, कौन सा वायरस का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो सबसे पहला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो वायरस के अंदर होती नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, कि एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव होता है, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एंटीबायोटिक हम किसके लिए काम में लेते हैं, एंटीबायोटिक हम बैक्टीरिया के लिए यूज में लेते हैं, तो वायरस के लिए नहीं लेते। और मेनली जो एंटीबायोटिक है वो काम किस पे करती है, वो सेल मेम्ब्रेन पे या सेल वॉल पे काम करती है, तो वो तो दोनों ही इसके अंदर नहीं होती, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है पोजेस बोथ डीएनए एंड आरएनए, कि दोनों डीएनए और आरएनए इसके अंदर मिलते हैं, तो ये भी गलत बात है ना। जैसे कि हमारे ह्यूमन के अंदर आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ मिलते हैं, वैसे वायरस के अंदर क्या होगा कि वायरस के अंदर या तो मिलेगा डीएनए, अगर डीएनए नहीं है तो फिर क्या मिलेगा, फिर मिलेगा आरएनए, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है पास थ्रू बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स, कि जो बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स है उसके थ्रू पास हो जाते हैं वायरस, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वायरस है वो बैक्टीरिया से क्या होंगे, बैक्टीरिया से हमेशा छोटे होते हैं, इसीलिए जो बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स हैं उसके अंदर से जो वायरस है वो पास हो जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द अमाउंट ऑफ HCG एक्सक्रीटेड इन यूरिन इज ऑलमोस्ट द सेम एज फाउंड इन, कि जो HCG हार्मोन है ये एक हार्मोन है, इसकी फुल फॉर्म होती है कौन सा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, ये फीमेल्स के अंदर मिलता है। और ये जो है इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कौन सा, प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसको जो है वो बोलते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम इसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो जब ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो ये यूरिन के थ्रू भी बाहर आता है, ठीक है, तो यूरिन और जो ब्लड है उसके अंदर इसकी जो क्वांटिटी है वो एकदम सेम रहती है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा। इसीलिए जो है वो जब भी हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जो मार्केट में जो प्रेगनेंसी की किट आती है उसके अंदर हम कौन से जो है वो हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं, उसके अंदर हम HCG को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, किसके अंदर, यूरिन के अंदर। इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, क्योंकि ब्लड और यूरिन के अंदर इसका जो अमाउंट है वो एकदम सेम रहता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लड। और देखो अब सलाइवा का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, लिम्फ में भी नहीं होगा, और सीमन किसके अंदर होता है, मेल के अंदर, तो वो भी गलत हो गया, तो आंसर कौन सा होगा, फोर्थ। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ टीथ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इन ह्यूमन एनाटमी इज नोन एज, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ओडोंटोलॉजी हो जाएगा, डायरेक्ट इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है कि द डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कोज विच डिसऑर्डर इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, कि जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स है उनका जब डिपॉजिट होगा तो कौन सी डिजीज़ होगी। देखो जो हमारे जॉइंट होते हैं ना, जो हमारे जॉइंट हैं उसके अंदर जब यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है तो इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, इसको हम गाउट बोलते हैं, ठीक है, जिसको गठिया रोग भी बोलते हैं। इसमें जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसको क्या बोलते हैं, गाउट डिजीज़, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। और ऑप्शन देखें, रिकेट्स क्या होता है, तो जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसके अंदर जो विटामिन डी की कमी आ जाती है, तो इससे क्या होगा कि बोन्स जो है वो वीक रह जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। और एक जो बर्साइटिस है, इसको क्या बोलते हैं कि जो जॉइंट्स है उसके बीच में जो कार्टिलेज होती है ना, उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, बर्साइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस भी क्या होता है कि ये भी जो है बोन्स जब कमज़ोर हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका आ जाएगा फोर्थ आंसर, गाउट। नेक्स्ट है स्टेनिंग ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्री रिक्वायर्स,
कि जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है उसको स्टेन करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो देखो, तो नॉर्मली हम जो है माइकोबैक्टीरिया को जब स्टेन करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी स्टेनिंग यूज़ में लेते हैं, उसके लिए जेडन स्टेन जो है वो हम यूज़ में लेते हैं। और उसके अंदर जो डीकलराइजर यूज़ में लेते हैं वो लेते हैं H2SO4, ठीक है। और जब हम माइकोबैक्टीरिया के अंदर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है उसके लिए जब हम जेडन स्टेन करेंगे तो H2SO4 लेंगे कितना, 25%, ठीक है, 25% H2SO4 काम में लेंगे। और जब माइकोबैक्टीरियम तो लेप्री के केस में अगर हम जेडन स्टेन करेंगे तो हम इसमें लेंगे कितना, 5% H2SO4, ठीक है, ये डीकलराइजर है। और जब हम नोकार्डिया के लिए जब हम जेडन स्टेन करेंगे तब हम काम में लेंगे 1% H2SO4। ये जो तीन जो कंसंट्रेशन है H2SO4 की, जो डीकलराइजर की, वो आपको याद रखनी है। तो अगर हम माइकोबैक्टीरियम लेप्री की बात करें तो उसके लिए कितना लेंगे हम, उसके लिए हम 5% H2SO4 या 5% सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज ए डीकलराइजर यूज़ में लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड आर नॉट मैंडेटरी टू बी रिटेन्ड इन लेबोरेटरी, कि इनमें से जो है वो कौन सा रिकॉर्ड रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लैब के अंदर। तो सबसे पहले है कि क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड, जो भी हम QC लगाते हैं उसमें क्या ऊपर नीचे हो रहा है उसका रिकॉर्ड हमें रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो सही ऑप्शन है, अपने को गलत छांटना है, ठीक है, नॉट मैंडेटरी पूछा हुआ है। नेक्स्ट है विजिटर रिकॉर्ड, कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन का आंसर भी कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। अगला है इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस रिकॉर्ड, कि हम जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी कब कब मेंटेनेंस कर रहे हैं, कब उनको वॉश करवा रहे हैं, कब क्या करवा रहे हैं, तो वो चीज़ों उस चीज़ का भी रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ब्लड डोनर रिकॉर्ड, तो ये तो हम रिकॉर्ड रखते ही हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। विजिटर का जो रिकॉर्ड है उसको हम नहीं रखते हैं, उसका कोई भी रजिस्टर भी हमारे पास नहीं होता है लैब के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटलेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, कि इनमें से कौन सा जो है वो कैटलेज जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस करता है। तो देखो, इसने पूछा है कि बैक्टीरिया कौन सा है, तो निमेटोड और पैरासाइट ये दोनों बैक्टीरिया नहीं है, दो नीचे वाले है स्टेफाइलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इसमें से क्या होगा कि जो स्टेफाइलोकोकाई है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो कैटलेज प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए जो कैटलेज टेस्ट है, कैटलेज टेस्ट एक बायोकेमिकल टेस्ट है, तो जो कैटलेज टेस्ट है वो स्टेफाइलोकोकाई तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा, और स्ट्रेप्टोकोकाई क्या देगा, नेगेटिव देगा, ठीक है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जो स्टेफाइलोकोकस है और एक है स्ट्रेप्टोकोकस, अगर इन दोनों के अंदर हमें छांटना हो, अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे, तो इसके बीच में हम टेस्ट करेंगे कौन सा, कैटलेज, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि स्टेफाइलोकोकस कैटलेज पॉजिटिव देगा और जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो कैटलेज नेगेटिव देगा। और अगर स्टेफाइलोकोकस के अंदर अगर दो टाइप की स्पीसीज है, एक तो है कौन सा, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, और एक है कौन सी, जो अदर स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज है, एक तो वो है। तो स्टेफाइलोकोकस में दो है, एक तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस और एक जो बाकी बच गई वो, इन दोनों के बीच में अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तब हम करेंगे कौन सा, कोएगुलेज टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर जो है वो ये जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है वो देगा कोएगुलेज पॉजिटिव, और जो अदर है वो देंगे क्या, नेगेटिव। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपको प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको उसमें मिल भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, कि इनमें से कौन सा प्लियोमॉर्फिक है। अब प्लियोमॉर्फिक क्या होता है, देखो, तो प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि इस बैक्टीरिया की जो शेप है वो कोई फिक्स शेप नहीं है, ये चेंज होती रहती है, शेप अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेप का आपको जो है वो मिलेगी, ठीक है। नॉट ए डेफिनेट शेप, कोई भी जो है वो शेप कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, शेप जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है, तो देखो जो प्रोटियस और हीमोफिलस जो है वो दोनों ही कौन से हैं, दोनों ही एक टाइप से प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि विच इज़ नॉट ए मॉडिफिकेशन ऑफ ग्राम स्टेन, कि इनमें से कौन सा जो है वो ग्राम स्टेन का मॉडिफिकेशन नहीं है। अब नॉर्मल ग्राम स्टेन क्या होती है, ठीक है, तो नॉर्मल जो ग्राम स्टेन है उसको आप याद रखो किस तरीके से, CIDS। तो सबसे पहले प्राइमरी स्टेन कौन सी होगी, तो वो होगी कौन सी, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है।
उसके बाद आता है अपना मोल्डेंट, कौन सा, ग्राम आयोडीन। नेक्स्ट आता है अपना कौन सा, डीकलराइजर एसीटोन। और लास्ट में आती है अपनी काउंटर स्टेन या सेकेंडरी स्टेन, वो कौन सी होगी, सेफ्रेनिन। ठीक है, और इसकी टाइमिंग क्या होगी, तो जो क्रिस्टल वॉयलेट है उसकी कितनी, 60 सेकंड। आयोडीन है इसकी भी कितनी, 60 सेकंड। डीकलराइजर की कितनी, 1 से 2 सेकंड। सिर्फ एक बार उसके अंदर डिप करना है या फिर ड्रॉप से डालना है, उसके बाद हटा लेना है, यानी कि 1 से 2 सेकंड ही होनी चाहिए। और जो सेफ्रेनिन है उसकी कितनी होगी, उसकी होगी कितनी, 30 सेकंड। तो ये इसकी टाइमिंग है। ये तो होती है कौन सी, नॉर्मल ग्राम स्टेन। अब इसने पूछा है कि इसमें से कौन सा जो है वो ग्राम स्टेन का मॉडिफिकेशन नहीं है। तो ऊपर वाले जो 3 है वो ग्राम स्टेन के मॉडिफिकेशन है, और जो नीचे वाला है वो किसका है, वो जेडन स्टेन का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब है कि जो भी हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम स्टेन यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह अगर दूसरी स्टेन काम में ले लें, या किसी डीकलराइजर की जगह दूसरा डीकलराइजर अगर यूज़ में ले लें, तो वो क्या होती है, वो स्टेन मॉडिफाई हो जाती है। तो इसने पूछा है कि कौन सा मॉडिफिकेशन नहीं है, तो जो पहला है वो तो है। तो अब इसमें देखो, ये आपको याद रखना है कि जो कोपलोफ एंड जो बियरमान मॉडिफिकेशन है, उसके अंदर क्या होगा, उसमें जो प्राइमरी स्टेन है उसके रूप में किसको काम में लेंगे, मिथाइल वॉयलेट को, मिथाइल वॉयलेट। और जो सेकेंडरी स्टेन है उसके रूप में काम मिलेंगे किसको, बेसिक फ्यूजन। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन हो गया। और जो जेन्सन मॉडिफिकेशन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो डीकलराइजर है उसकी जगह हम काम में लेंगे किसको, एब्सोल्यूट एल्कोहल को। और जो काउंटर स्टेन है या जो सेकेंडरी स्टेन है वो कौन सी काम में लेंगे, तो वो लेंगे न्यूट्रल रेड। इसको भी मॉडिफाइड कर दिया। और जो तीसरा मॉडिफिकेशन है ब्राउन एंड ब्रेन, उसके अंदर आप सीधा याद रखो ये किसके लिए होती है, ये होती है फॉर एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, ये इतना ही आपको याद रखना है किसमें, ब्राउन एंड ब्रेन मॉडिफिकेशन में। तो ये इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें 4th आंसर हो जाएगा किन्यून मेथड। अब देखो किन्यून मेथड में क्या हुआ, तो जो नॉर्मली जेडन स्टेन जो हम करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको पता है कि जो प्राइमरी स्टेन हम डालते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, और ये जो किन्यून स्टेन है इसके अंदर पहली बात तो ये है कि हीट नहीं करते। ठीक है, हीट इसके अंदर नहीं करते। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो डीकलराइजर मेनली कौन सा काम में लेते हैं हम, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन इस केस में जो डीकलराइजर है वो कौन सा यूज़ में लेंगे, एसिड एल्कोहल काम में लेंगे, एसिड एल्कोहल। और जो काउंटर स्टेन है वो नॉर्मली कौन सी काम में लेते हैं, मिथाइलिन ब्लू। इस केस में जो काउंटर स्टेन जो है वो काम में क्या लेंगे, मेलिकाइट ग्रीन जो है वो हम एज ए काउंटर स्टेन भी यूज़ में लेंगे। तो ये था कौन सा, किन्यून मेथड। ये जो है वो किन्यून मेथड था, किन्यून मेथड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, और इन क्वेश्चन के आसपास की चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो भी आपको याद रखनी है।